नाज़रीन आदाब, रूबरू का आज का एपिसोड लेकर मैं शाहीन महाजन आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती है, चाहे वो एजुकेशन हो, नौजवानों के हवाले से हो, या ख़वातीन के हवाले से हो, या ड्रग्स के हवाले से हो। आज भी इन्हीं मौज़ूआत पर बात होगी, तो करते हैं अपने सवालों की तरफ रुख। मेरा सवाल है, हाल ही में वादी कश्मीर में CIIT यानी सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग का इफ्तिताह हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। क्या हुकूमत की तालीमी पॉलिसी लोगों के लिए बेहतर साजगार साबित होगी? हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन हुआ करती है, जो भी यहाँ से ग्रेजुएट निकलते हैं वो तो फिर पटवारी बनते थे या फिर कोई टीचर बनता था या कोई और किसी डिपार्टमेंट जाता है। अब इस स्कीम के तहत हम कॉलेजेस में टेक्निकल लोग तैयार कर सकते हैं जो छोटे छोटे काम खुद कर सकते हैं। हम इस वक्त देखते हैं कि जापान में 90% से ज़्यादा लोग स्किल्ड है, चाइना में भी 90% से ज़्यादा लोग स्किल्ड है। हमारे कश्मीर में क्यों नहीं बनते हैं लोग स्किल्ड? हम छोटे छोटे घरों में जो छोटे छोटे काम होते हैं, स्किल बेस्ड काम, वो खुद कर सकते हैं। जब हम अपने बच्चे को यहाँ से ट्रेंड करके दिखाएंगे किसी स्किल कोर्स में, खासकर हमारी कुछ स्किल कोर्सेज हैं, हार्टिकल्चर रिलेटेड स्किल कोर्सेज है, हमारे जो कल्टीवेशन है, मेडिसिनल प्लांट्स की स्किल कोर्स कल्टीवेशंस हैं, हमारे IT सेक्शन में छोटे छोटे ये मोबाइल रिपेयरिंग है, या छोटे छोटे ये और आलात हमारे घरों में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो हमारा बच्चा खुद ठीक करेगा क्योंकि उसके पास उस किस्म की नॉलेज होगी जब वो ग्रेजुएशन करके निकलेगा कॉलेज से। इसी तरह से और बहुत सी, जैसे फूड इंडस्ट्री में है, फूड प्रोसेसिंग है, ये हमारी बच्चा हैं, यहाँ हम होम साइंस पढ़ाते हैं, ये होम साइंस सब्जेक्ट में आता है फूड प्रोसेसिंग वगैरह। तो जो बच्ची यहाँ से होम साइंस में BSc करके निकलेगी, वो वेल ट्रेंड होगी, वो अच्छी वो शेफ़ भी बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हम इन जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं इनमें हम इंक्यूबेट कर सकते हैं। इससे मैंने देखा है कि ये जो हाउस वाइव्स हैं, खास तौर पर मतलब जो लेडीज़ हैं, यंग लेडीज़, उनके बीच में उनके अंदर उन्होंने ऐसे स्किल्स कल्टिवेट मतलब डेवलप किए हैं कि वो इंडिपेंडेंट, उनकी एम्पावरमेंट हुई है और इंडिपेंडेंट हो गए हैं। वो कुछ स्किल्स के साथ कुछ अर्न करने के लायक बन गए हैं और उनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मैंने ऑब्ज़र्व किया आते हुए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो पॉलिसी यहाँ पे स्टार्ट हुई, उसका मैं क्रेडिट अपने कमिश्नर साहब तलत परवेज़ रोहिला को दे रहा हूँ, क्योंकि 28 साल मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया है और 2 साल पहले हमारे वो कमिश्नर बने और उसने नए नए आइडियाज़ हम लोगों को बताए और नए नए आइडियाज़ को उसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और मुझे लग रहा है कि जो आज ये स्किल्ड का प्रोग्राम स्टार्ट गवर्नमेंट ने किया है, ये सिर्फ उसी की काबिलियत की वजह से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। उसने मतलब हर तरीके से ये जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको तरक्की दी है। हमें जहाँ 1,000 करोड़ मिलते थे, आज हमें उसकी वजह से 13,000 करोड़ एजुकेशन पर खर्च किए जाते हैं। ये बिल्कुल मेरे कमिश्नर साहब ने ये इसका हमें मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हम लोग ऐसे ग्रेजुएट पास किया कराते हैं जिनका कोई काम नहीं है, जो ड्रग एडिक्ट्स बनते हैं, जब नौकरियां नहीं मिलते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम स्किल्ड कोर्स इंट्रोड्यूस करें, और स्किल कोर्स इंट्रोड्यूस करने से हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, उसके बाद में द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन वी बिगिन आवर सर्च फॉर जॉब्स। चाहे कोई प्राइवेट करता है या कोई फर्दर स्टडीज़ करता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स IAS एंड KS। लेकिन आजकल जो जितने भी जॉब्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर में एक प्रोफेशनल कोर्स होना। आई थिंक हमें जहाँ पे बेसिक नॉलेज मिलती है, यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिलती है, कॉलेज में ही एक इनिशिएटिव होना चाहिए जहाँ पे हमें कंप्यूटर में एक प्रोफेशनल कोर्स कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी की फाइनेंशियल
कंडीशन जो है उतनी स्टेबल नहीं होती है कि अगर एक पेरेंट यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन कोर्स करवा रहा है 3 साल या 4 साल का जो है, उसके बाद में बाहर निकलने के बाद उसको एक और कोर्स कराना पड़ता है। तो आई थिंक अगर ये इनिशिएटिव लेती गवर्नमेंट, जैसे स्किल कोर्सेज तो एनहांस हुए ही हैं, बट अगर उसको बेसिक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए, जैसे मेरा बॉटनी है, जूलॉजी है, मैं पढ़ती आ रही हूँ फर्स्ट सेम से, अगर मैं एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी पढ़ती आती तो आई थिंक मुझे बहुत सारी नॉलेज होती उसके बारे में और मुझे एक अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए, इनके सिलेबस में लिखे हैं कुछ स्किल कोर्सेज, ये वो स्किल कोर्सेज नहीं है, ये कुछ नई स्कीम है बेटा, ये कुछ नई स्कीम है, इसमें कुछ अलग स्किल कोर्सेज हैं। ये ग्राउंड लेवल पे है ये स्किल कोर्सेज। सपोज़ इसमें हमारी आती है हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, हमारा बच्चा हमारी बेटी जो यहाँ से निकलेगी वो घर वालों को मशवरा देगी कि किस टाइम पर कौन सा स्प्रे करना है, किस तरीके से करना है ना, किस क्वालिटी का ये पेस्टिसाइड हमें यूज़ करना है। नंबर 1, यहाँ से बच्ची कटिंग और टेयरिंग सीख के जाएगी, वो अपना वो क्या बोलते हैं उसको बॉडी खुला सकती है। यहाँ से बच्ची फूड प्रोसेसिंग में ट्रेंड होगी, वो अपना कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करेगी आफ्टर ग्रेजुएशन। ये उस किस्म के स्किल कोर्सेज है, ये वो स्किल कोर्सेज नहीं है जैसे आप पढ़ते हैं किसी वो जो यूनिवर्सिटी ने हमें प्रोवाइड किए हैं सिलेबस के मुताबिक, ये वो कोर्सेज नहीं है। यहाँ बच्चा आईटी सेक्टर से निकलेगा, वो खुद अपना सेल फोन रिपेयर कर सकता है, उस किस्म का स्किल कोर्स है। वो अपना कंप्यूटर खुद ठीक कर सकता है, उसको किसी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज स्किल कोर्सेज आर totally applied ones, they are applied ones, they are not that theoretical skill courses जो आपने देखे हैं यूनिवर्सिटी की सिलेबस में। अगर देखा जाए पूरा मुल्क मुश्किलों से गुजर रहा है, ऐसे में हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे अंदरूनी मसाइल और पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है, आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? हर एक मुल्क को, हमारे अपने मुल्क को उन नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को छुटकारा देना चाहिए जो कई सालों से देखी जा रही हैं। जैसे कि यहाँ आईन में लिखा है सेकुलरिज़म कि मज़हब के नाम पर कोई अपील नहीं होगा, या रिजन के नाम पर या किसी ज़ात के नाम पर, ज़ात पात के नाम पर कोई पॉलिटिकल ट्रेंड डेवलप नहीं होगी, उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। जब कोई पड़ोसी मुल्क अगर हमारे अंदर कोई कमज़ोरी देखा, वो हाईलाइट करने की कोशिश ज़रूर करेगा और अपने फेवर में ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो पहले से था, हम फ़िरका वाराना हम आहंगी का माहौल और टॉलरेंस का माहौल वो बना रहे, उसको प्रमोट किया जाए और बाकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। इसकी ज़रूरत है हमारे अपने मुल्क में। और जब सर, क्या आप चाहते हो हमारी वादी कश्मीर में अमन हो, तभी हम तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं? जी, ये एक आफाकी, ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जिस सोसाइटी में भी अमन रहा है उस सोसाइटी ने तरक्की की है। हम जब तारीख़ में पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, तो हम देखते हैं कि यूनान में जब उनको रिलेटिवली पीसफुल माहौल मिला तो वहाँ सबसे ज़्यादा साइंस और लिटरेचर में और हर मैदान में तरक्की हुई। और उन सोसाइटीज़ में जहाँ अमन और चैन और भाईचारा रहा है, रवादारी रही है वहाँ, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो सबसे ज़्यादा अहम है। जहाँ जिस सोसाइटी में ये रहा, उन सोसाइटियों ने, उन समाजों ने तरक्की की है। और यही हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जब हमारे बेहतरीन शायर, हमारे बेहतरीन सूफ़ी और संत उस ज़माने में पैदा हुए जब यहाँ कश्मीर, वादी कश्मीर में अमन और आशिकी का माहौल मतलब फैला हुआ था, तो उसी ज़माने में हमारी सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। अगर फौज में भर्ती नहीं हो जाए तो जंग ख़त्म हो जाएगी दुनिया से, जंगें नहीं होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमसाया मुल्क पाकिस्तान बना है वो हिंदुस्तान से ही निकला है।
पंजाब एथनिक फैक्टर ये इधर सिख बहते हैं और पंजाब उधर वही जाट उधर मुसलमान है, सिंध भी निकला है, गुजराती भी निकला है, तो ये हिंदुस्तान से ही निकला है। उसका ये मतलब हुआ है कि मज़हब के नाम पर दो ममालिक निकले हैं। तो गांधी ने पहले ट्राई की है कि दोस्ती बढ़ा दे इनमें, और फिर नथुराम गोडसे एक आइडियालॉजी बनी कि दोस्ती नहीं होनी चाहिए, एक 40 से ही कि मुसलमान अलग होना चाहे, हिंदू अलग होना चाहे। इसका मेरे पास एक ही सल्यूशन है, क्योंकि फौजी घर से निकला है, फौजी का भी खजाना आमरा पर उतना ही हक है जितना प्राइम मिनिस्टर का है, जितना मिनिस्टर का हक है। फौजी का भी घर चलना चाहिए जिस तरह पॉलिटिशियन का घर चलता है, उस पार भी और इस पार भी। ये पॉलिटिशियन को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो मुल्क को जंग में धकेल दे, ये पॉलिटिशियन को नहीं देना चाहिए ये राइट, ना उस पार ना इस पार। मरता तो फौजी को भी इस खजाना आमरा का राइट है, फौजी को भी ज़िंदा रहने का हक है, आम इंसानों को भी ज़िंदा रहने का हक है। इसलिए सबसे बेहतर बात यह है कि अगर ये मुल्क एक ही एथनिक फैक्टर से निकला है, इनको दोस्ती आपस में करनी चाहिए। दुनिया का कौन सा मसला नहीं है जो हल ना होगा बाहमी बरादरी से, बाहमी सूझबूझ से। दुनिया का कोई मसला नहीं है। यूरोपियन यूनियन 27 मुल्क इकट्ठे रहे क्योंकि उधर वो इस लेवल पर पहुंच गए कि वो इकट्ठे ज़िंदा रहे। मुसलमान तो इधर 22 करोड़ है, उधर पाकिस्तान में 20 करोड़ है, बांग्लादेश में उधर 24 करोड़ मुसलमान हैं। तो मज़हब के नाम पर जो निकाला गया कंट्री है, अगर ये गलती हुई है, इसको दोस्ती के ज़रिए संभाला जा सकता है। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इसको अंडरस्टैंड कर दिया जाए। वहाँ भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तनाज़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और तनाज़े को बढ़ाया जाता है, और बीच में वो गरीब फौजी मर जाता है, बीच में गरीब फौज। और दुनिया का कोई मसला वो नहीं है जो उसको हल नहीं किया जा सकता है। जिस इलाके में अभी हम हैं वो अनंतनाग के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, अनंतनाग से इस्लामाबाद नाम देकर। क्या वजह है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका जो पुराना नाम था वो इस्लाम खान, जो वो गवर्नर था उस वक़्त, उसके नाम पर था, तो उसको यही कह रहे थे। जैसे कलकत्ता कह रहे थे और अब कोलकाता बन गया, जैसा मद्रास का नाम चेंज हो गया, चेन्नई हो गए, तो जैसा बम्बई का नाम अंग्रेज़ों के टाइम में मुंबई हो गया, इसी तरह इस्लामाबाद का नाम भी चेंज हो गया और अनंतनाग हो गया। अब सरकारी तौर हम हर फाइल और वगैरह हमारे बच्चे भी अनंतनाग ही कहते हैं। कोई पुराना बूढ़ा कभी ये बोलता है कि इस्लामाबाद। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू बाहर बनाए गए, यहाँ इसमें कोई इशू कभी नहीं बना है ये इस्लामाबाद और अनंतनाग। मुझे लगता है किसी के मन में ये बात नहीं है कि इस्लामाबाद और अनंतनाग में कोई फ़र्क है, कोई मसला नहीं है। जैसा इधर कश्मीरी जाता है जम्मू, वो 2 महीने के लिए जम्मू सिर्फ सर्दी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ से इशू बनते हैं कि भाई ये मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए आया, वो पॉलिटिकल इशू बनाते हैं। हमने कभी इसको इशू नहीं बनाया, ना मैंने ना मेरे घर में ये कही है, तो यही रियलिटी है। जहाँ तक ये 2 नाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम खान एक गवर्नर थे अफ़गान गवर्नमेंट में, तो उन्होंने इसका नाम इस्लामाबाद रखा। तो फिर जब डोगराज आए तो डोगराज के दौर में इसका नाम फिर अनंतनाग रखा गया, क्योंकि अनंत मीन्स लातेदाद, नाग मीन्स कश्मीरी में हम नाग बोलते हैं सुप्रीम को, तो उस चश्मे को, तो उस पे उन्होंने उसका नाम रखा है अनंतनाग। मेरे मतलब जहाँ तक मेरे ख्याल का तो मेरा ताल्लुक़ है, यह कोई इशू नहीं है। यह इशू जो बना है ये सिर्फ इस मिलिटेंसी के दौर में ही बना है, इससे पहले यह कभी इशू ही नहीं था। Except for accounts by Sir Walter Lawrence और Sir Tyndale Biscoe, इस्लामाबाद कहीं जिक्र है। अच्छे वनान ये इस्लामाबाद, आबाद उस तथ कुनी, यम जन सन बुजुर्ग तम इस्लाम त वनान क्या, इस्लामाबाद। मे बासान बोड़ का इशू इस्लामाबाद तो अनंतनाग, सिर्फ पॉलिटिशियन अत सत गर्ज।
मेरा सवाल है, पिछले 30 साल के नामसाइद हालात की वजह से हम कितने पीछे रह गए, इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? कश्मीर एक खुशहाल रियासत थी और इसमें पता नहीं किसकी बुरी नज़र पड़ गई इस पर, इस खुशहाली पर, इसमें जो अमन आश्ती का माहौल था उस पर, और उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। और उसमें बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से फोर्सेस ज़िम्मेवार हैं। हम उनमें जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निज़ाम यहाँ कायम करने की कोशिश की जो यहाँ कश्मीरियत या यहाँ का जो माहौल था अमन आश्ती का, हम आहंगी का, उसके ऊपर मतलब एक ऐसा निज़ाम ठोसने की कोशिश की, थोपने की कोशिश की जो कश्मीरी मिजाज, कश्मीरियत के, कश्मीरियों के मिजाज के मुवाफिक नहीं था। लेकिन कश्मीरियों ने उसको रद्द कर दिया और और उस स्ट्रगल में जो चली, जो टकराव चला, उसमें कश्मीर का यूथ बुरी तरह से मतलब मुतासिर हुआ, तालीमी लिहाज से भी और जानी सूरत में भी। बहुत सी जानें चली गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई हमें कुछ हासिल हुआ। क्योंकि ये जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि पहलगाम का भी रास्ता इधर से ही है, और जब हम आए यहाँ पे हमें ना सफाई कहीं पे देखने को मिली और पोल्यूशन भी बहुत है। आप इस चीज़ के लिए किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, खुद को या सरकार को? सुबह जब आप कॉलेज में एंटर हुए तो आपने खुद ही देखा होगा कि बाहर, कॉलेज के बाहर क्या कुछ हो रहा है। कितनी गंद, सारी गंद इस डिस्ट्रिक्ट की है, तो उसको यहाँ पर लाया गया और हमारे कॉलेज के गेट के सामने रख दिया गया। मैंने गवर्नमेंट को भी, मैंने अपने म्यूनिसिपलिटी ऑफिसर को भी चिट्ठी लिखी थी, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी चिट्ठी लिखी थी कि इसको वहाँ से वेव आउट कीजिए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये जो आपने बात कही है, इसको मैं यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ कि जो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। मेन वालिद साहब उस फरमावन इस्लामाबाद से अलमिया ये यीत अखबार नीरान, तम दपान यम सारी अनपढ़ और अस पढ़मित लिखमित सुबह चौकस मज वतमित यमो अनपढ़ों क्या लोग। हमारे साथ आज भी यही प्रॉब्लम हुई है अनंतनाग में। यहाँ पे ट्रैफिक जैमिंग का मसला है। हम देखते हैं कि एक दिन वो डिवाइडर बनाते हैं, दूसरे दिन वो उसी डिवाइडर को जेसीबी लगा के उठा देते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पे जो प्लानर्स हैं, या तो उनको इतनी सेंस ही नहीं है कि प्लान कैसे किया जाता है, टाउन को प्लान कैसे किया जाता है, ना उनके पास शायद कोई कंसल्टेंट हायर करने की, शायद वो उसके बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि अपोजिट कॉलेज गेट डंपिंग कलेक्शन सेंटर हो सकता है। और जितनी भी जैमिंग आजकल हो रही है वो या मतलब बाईपास के एंट्री पॉइंट पे, बाईपास के एग्जिट पॉइंट पे, ये जैम हम बहुत सिंपलिसिटी से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सोच और समझ की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे टाउन प्लानर्स या इस तरह से कुछ बात हो पा रही है। जो हम देख रहे हैं कि अनंतनाग में बीइंग द ओल्ड टाउन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन को लेके, सैनिटेशन को लेके। ये सिर्फ मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हम इसको वही कन्वेंशनल टाइप से ले रहे हैं। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और जो मॉडर्न सोच है, हम इसमें नई सोच हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसी से हम शायद कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। दो सवाल है एक साथ। पहला सवाल है, आपके ज़िले में आप अपने मेडिकल सहूलियात से किस हद तक मुतमईन हैं? दूसरा सवाल, आपकी नज़र में कौन सा महकमा या तंजीम है जो काबिल सताइश काम कर रहा है? जब हम बात करते हैं मेडिकल सहूलियात की, तो जिस तरह से पहले भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात, वही बात यहाँ पे फिर आती है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिल्कुल वैसी वेरिएशन मिलती है यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में भी हमें। अब जो है लोग
मजबूर होके प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं ताकि वहाँ पे उनको सही सहूलियात मिलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वही प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट भी सॉल्व कर सकती है। लोग सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल सहूलियात से, तो लिहाजा ये एक बड़ा इशू है, इसको गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है। इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। लोग मजबूर होकर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और वहाँ पे इलाज मुआलजा करते हैं। जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनका एक बहुत ही अच्छा और नेक पेशा है, लेकिन क्या है कि उन्होंने इस चीज़ को बिगाड़ के रखा है। उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। आप खुद मतलब हर किसी को ये बात पता है, अगर उसी डॉक्टर साहब के पास हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो वहाँ पे किस तरीके से पेश आता है और वो हमारा ट्रीटमेंट किस वे में कर रहा है, हमारा चेकअप किस वे में कर रहा है। और फिर जब हम 200-300 रुपये फ़ीस भर के उनके क्लिनिक पे जाएंगे तो हाउ ही डील्स विथ वी पीपल। तो ओवरऑल हम अगर देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके ज़िले में फैसिलिटीज़ कैसी हैं। फैसिलिटीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो फिर भी ठीक हैं, बट इसमें क्या है कि जो यहाँ के डॉक्टर साहिबान हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने बहुत ही बिगाड़ के रखा है इस सिस्टम को। पर्टिकुलरली जब हम अपनी औरतों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ की हालत आप देख लीजिए। वहाँ पे जितने भी मतलब फीमेल्स एडमिट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मतलब वहाँ पे इतना मतलब गलत तरीके से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जबकि उनके प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाएंगे 10-30 हज़ार रुपये का बिल पे करते हैं, तो बहुत अच्छे वे में वो कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे हम ये कहेंगे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं दैट आर अप टू डेट एज़ फार एज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कंसर्न, बट जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बिगाड़ के रखा है। वैसे तो इस वक्त हम देखते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं कुली तौर पर अगर देखा जाए, लेकिन थोड़ी सी जो उम्मीद की किरण नज़र आती है वो 2 डिपार्टमेंटों में नज़र आती है। वो है एक लेबर डिपार्टमेंट जहां मुख्तलिफ़ किस्म के मज़दूरों की रजिस्ट्रेशन होती है और उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके मुताबिक उनके बीच में फ़ंड्स डिसबर्स होते हैं, लेकिन उनमें भी लोगों की भी गलतियां हैं और कुछ डिपार्टमेंट के अंदर भी गलतियां हैं। क्योंकि मैंने देखा एक शॉपकीपर जो डिज़र्व नहीं करता है रजिस्ट्रेशन इन लेबर डिपार्टमेंट, उसको वहाँ रजिस्ट्रेशन मिली है, जबकि बेचारा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसको मतलब नेगलेक्ट किया गया है। तो एक बात। दूसरी बात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है कि डिस्पाइट हैवी प्रेशर ऑफ वर्क वो कोशिश ये करते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हैं यहाँ कश्मीर में और जितने भी फंड्स आते हैं, कोशिश वो ये करते हैं कि वो लोगों तक जो हकदार लोग हैं उन तक पहुँच जाए। लेकिन उसमें भी लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से भी और डिपार्टमेंट के अंदर कुछ गलत लोगों की वजह से भी कुछ कोताहियाँ होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इन 2 डिपार्टमेंट्स, लेबर डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुझे कारकर्दगी कुल्ली तौर पर पॉजिटिव, मुस्बित और बहुत अच्छी दिखाई देती है। थैंक यू। वक्तन फ़वक्तन ध्यान जाता है लोगों का और माहिरीन का, लेकिन मेरे आपने जो दूसरा सवाल काबिल सताइश कौन सा इदारा है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरी नज़र में ये कोई मियाँ मिठू वाली बात नहीं है। मेरी नज़र में बस मेरा अपना कॉलेज है जो पिछले 5 महीनों से वाकई में कुछ डेवलपमेंट दिखा रहा है और जो उनकी बिल्कुल हमारे सरबराह जो हैं हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन वाकई में हमारा कॉलेज बिल्कुल एक जहाँ मन लग रहा है आजकल पढ़ने में और यहाँ आने में। इससे पहले बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिनसे हम बाहर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये काबिल सताइश बात है कि हम इस इंस्टीट्यूशन की हिस्सा हैं और इनकी निगरानी में काम कर रहे हैं। जहाँ तक हेल्थ केयर की बात है, मुझे लगता है इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस वैरी करते हैं। जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे किस पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा वो उसके सोशल स्टेटस पे भी डिपेंडेंट है। यानी जो हाईली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ हैं उनके टेस्ट जल्दी होते हैं, उनको डॉक्टर जल्दी मिलता है, उनका इलाज अच्छी तरह होता है। मैं आपके साथ अपनी एक लाइव पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी,
मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ मेरा ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। बीमार की वजह से ज़्यादा इमरजेंसी थी, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहाँ की एक डॉक्टर थी, उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद हैरान होगी। मैं सोचने लगी ये क्या बात है, मैं बीमार हूँ, इसको बहुत ही अच्छी तरह मुझे ट्रीट करना था। लेकिन उसको मैंने फिर बोला मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है और मैं किस खानदान को बिलोंग करती हूँ, एंड आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी। उसने उसके बाद मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह बिहेव किया। उसने मेरे साथ इतनी अच्छी तरह बिहेव किया, अचानक से उसका वे ऑफ ट्रीटमेंट ही चेंज हो गया। तो हम कैसे ऐसे हेल्थ केयर को अप्रिशिएट कर सकते हैं जहाँ पे इलाज सोशल स्टेटस को देख के किया जाता है। मैं हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, मैं उनको अपना सलाम पेश करता हूँ। पेंडेमिक में जिस तरह से उन्होंने 24/7 काम किया है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक यहाँ पे बात आ गई कि प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जैसा कि अभी हमारे कोलीग्स कह रहे थे कि हमारे यहाँ रश ज़्यादा है, और मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करूँ कि WHO की जो गाइडलाइंस हैं, एक डॉक्टर दिन में 8 या 10 पेशेंट देख सकता है। जब हमारा डॉक्टर 150 पेशेंट जब वो देखता है, 200 पेशेंट वो देखता है, तो उसका इरिटेट होना, ये तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो इरिटेट हो जाएंगे। अगर वो 200 पेशेंट्स को देखते हैं तो उनकी तनख्वाह भी वैसी ही होनी चाहिए, 10-20 लाख। जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल, आप अभी यहाँ मेरे एक कलीग कह रहे थे, मैं उनके साथ अदब के साथ मैं डिसएग्री करूँगा कि उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको अपील करती है, उनको पैसा उसमें मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 200 पेशेंट्स देखने के बाद भी उनको वही 1 लाख रुपए मिलते हैं या 60,000 रुपये। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जितना वो काम कर रहे हैं उतना उनको सैलरी नहीं मिलता है। महकमे उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी और कसाई बरादरी के बीच जो तनाज़ा चल रहा है, उसमें हमारा क्या रोल बनता है? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उनके साथ मिल बैठ के ये प्रॉब्लम एक जगह सेटल करनी चाहिए। और कुछ अगर बोल रहे हैं कि कुछ दुकानदार हजरात, फेसबुक पे हमने देखा कि कोई बोल रहे हैं कि भाई हम बेच सकते हैं, हम 480 पे गोश्त को बेच सकते हैं, तो ये जो बेच सकते हैं तो उनसे मिल बांट के बाकी लोग क्यों नहीं बेच सकते? तो मुझे लगता है कहीं पर जब तक एनफोर्समेंट एजेंसीज और बाकी, बिकॉज सफ़र तो हम कंज्यूमर्स ही कर रहे हैं। इस वक्त भी कसाब लोग घर पे कुछ लोग गोश्त बेच रहे हैं और हम ही लोग हैं जो 600 रुपये में ले रहे हैं। ये मैं एक्सेप्ट करूँगा यहाँ पे। लेकिन मसला ये है कि ऑब्वियसली हम मजबूर हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ती है हमें इन चीज़ों की, लेकिन हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सीरियसली ले और इसको इशू को लिंगरान नत रखे, इसको ख़त्म करे, मिल बैठ के जो भी है तो ख़त्म करे, या वो अपने शॉप्स चलाए। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब फेयर प्राइस शॉप के लिहाज से गोश्त की बिक्री करे, इसमें उसमें कोई ज़्यादा है नहीं, तो वो भी हो सकता है। अगर न अस रेतस माज आसि कह अस बचो न कह, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स है। जब हम ही मतलब चिल्लाते रहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्यों नहीं देखते हैं। देखिए 2018 में 400 रुपये केजी था मीट, और अभी 2019-20 में 600 रुपये। 2 सालों में 200 रुपये बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब जबकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेके एक स्टेप उठाया, तो गवर्नमेंट तब कामयाब हो जाएगी जब हम गवर्नमेंट का साथ दें। अब हम खुद जा रहे हैं चोरी छुपे 600 रुपया गोश्त लेके आ रहे हैं, तो हाउ कैन गवर्नमेंट हेल्प अस? ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। ना तो हम गवर्नमेंट को साथ दे देंगे और ना हम मीट खाना मतलब हम तो बचेंगे नहीं अगर हमने 1 महीना गोश्त नहीं खाया। सो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब कुछ लोग 480 पे बेचते हैं, जब उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो तो घाटा नहीं दे रहे हैं, तो बाकी लोगों की क्या प्रॉब्लम है? तो राइट नाउ वी शुड सपोर्ट गवर्नमेंट। हमें यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पे हमें 480 में मिल जाए ठीक है, नहीं मिल जाए वी शुड अवॉइड कंज्यूमिंग मीट राइट नाउ। वी शुड बी इन फुल सपोर्ट विद गवर्नमेंट सो दैट ये जो लॉ है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। नाज़रीन, अगर आपकी कोई राय या तजवीज़ हो इस प्रोग्राम को लेकर, तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दी गई है। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।